हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भूपेंद्र सर पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं चकबंदी लेखपाल का प्रीवियस ईयर का पेपर कराने जा रहा हूं। आप कहीं भी YouTube पर सर्च कर लेना, चकबंदी लेखपाल का प्रीवियस ईयर का मैथ का आपको कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। YouTube पर लेखपाल की तैयारी कराने वाले हजारों चैनल हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चकबंदी लेखपाल का प्रीवियस ईयर का ईच क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं डाला है। तो आइए इस वीडियो में मैं चकबंदी लेखपाल, देखो ये एग्जाम हुआ था 8 नवंबर 2015 को, ओरिजिनल पेपर है, एकदम इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, पूरा पेपर है एकदम ओरिजिनल, फर्जी का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। देखो 40 क्वेश्चन आए थे चकबंदी लेखपाल में मैथ में, 40 तो नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में, तो 20 क्वेश्चन पहली वीडियो में और 20 दूसरी में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो हमें दिया है 3 sin थीटा प्लस के 4 cos थीटा बराबर 5, और हमसे पूछा है कि sin थीटा का मान बताओ। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मैं 1 सेकंड में ही क्वेश्चन कर दूंगा, आंसर आएगा 3/5। लेकिन आया कैसे, ध्यान दें, आपने पढ़ा होगा, देखो यहां पे आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 1 करने के लिए 5 को इधर ले आऊंगा, ठीक है। अगर मैं 5 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 3/5 sin थीटा, प्लस ये हो जाएगा 4/5 cos थीटा बराबर उधर कितना आएगा 1। अगर देखो यहां पर अगर ये 1 है, ये 1 कब होगा, ये 1 तभी पॉसिबल है जब ये sin स्क्वायर थीटा होगा और ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है sin थीटा यहां पहले से ही मौजूद है, तो यहां पर एक sin थीटा और होना चाहिए, और हमसे कह रहा है कि sin थीटा का मान बताओ, तो ये sin थीटा का ही मान हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, और प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका मतलब है sin थीटा का मान कितना आ गया 3/5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार खोल के आयतन को जिसकी बाहरी त्रिज्या कैपिटल R और अंदरूनी त्रिज्या स्मॉल r है, किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। हमसे सीधे सीधे खोखले गोले का सूत्र पूछ लिया है। तो खोखले गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3, खोखले गोले का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई, इसमें दिया कैपिटल R और स्मॉल r, तो ये आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है, लेकिन ये आया कैसे, ध्यान दें। मान के चलें खोखला गोला है, तो जो अंदर वाला गोला है उसकी जो रेडियस दिया क्वेश्चन में वो दिया स्मॉल r, तो मैंने मान लिया कितनी है स्मॉल r, और जो बाहर वाला गोला है उसकी कितनी दी है कैपिटल R, और हमसे इस खोखले गोले का पूछ रहा है वॉल्यूम, इस वाली जगह का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें पूरे गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा देंगे, तो इसका आ जाएगा। तो पूरे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, पूरे गोले की त्रिज्या कैपिटल R, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r3, माइनस अंदर वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, त्रिज्या स्मॉल r है, तो 4/3 पाई स्मॉल r3, और 4/3 पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R3 माइनस स्मॉल r3। ये सीधे सीधे फॉर्मूला भी होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखला गोलाकार खोल का आंतरिक और बाह्य सतहीय क्षेत्रफल क्रमशः 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 38 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस शंकु में परिवर्तित कर लिया गया। शंकु के आधार का अर्धव्यास क्या होगा। अभी भी क्वेश्चन खोखले गोले से उठाया गया है, लेकिन इस बार हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। भाई खोखला गोला है, उसका इस बार हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो मैंने मान लिया कि अंदर वाला जो गोला है उसकी रेडियस स्मॉल r, और बाहर वाले जो गोला है उसकी रेडियस मान ली मैंने कैपिटल R, ठीक है। तो बच्चों देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। क्या होता है 4πr²। तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा, बाहर वाले का हो जाएगा 4π और कैपिटल R², और अंदर वाले का कितना हो जाएगा, अंदर वाले का हो जाएगा 4π स्मॉल r²।
ठीक है। और हमें दिया है दोनों का सतहीय क्षेत्रफल, तो जो आंतरिक है उसका सतहीय क्षेत्रफल दिया है 64 पाई। तो इसका मतलब है हमें 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर का मान कितना दिया है 64 पाई। पाई से पाई कटेगा, 4 से 64 कितनी बार कटेगा 16 बार। आर स्क्वायर का मान 16 है तो आर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो अंदर वाली जो रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। और जो हमें दिया है बाहरी जो गोला है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 144 पाई। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 144 पाई। इसकी वैल्यू हमें 144 पाई दी है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये 36 बार कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 36। और कैपिटल आर का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लेंगे। तो हमें यहां पर क्या है अंदर वाले गोले की रेडियस पता चल गई, बाहर वाले की पता चल गई, लेकिन इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। भाई जब इसको पिघलाकर एक शंकु बनाएंगे तो दोनों का आयतन कैसा होगा बराबर। इसका मतलब है इस खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है तो दोनों का आयतन कैसा होगा बराबर। तो इस खोखले गोले के जो आयतन है उसको हम किसके बराबर रख देंगे शंकु के आयतन के बराबर। तो खोखले गोले का आयतन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीख पढ़ा था 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। तो कैपिटल आर कितना है 6 माइनस स्मॉल आर कितना है 4 बराबर। इस गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें दिया है इसमें कि इसे पिघलाकर 38 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस शंकु में बदल दिया गया। तो शंकु की जो ऊंचाई कितनी है वो 38 सेंटीमीटर है। कितनी है 38 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है शंकु के आधार का अर्धव्यास क्या है, तो इसका मतलब है शंकु की हमें रेडियस पूछ रहा है। दोबारा देखें, खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया तो खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की ऊंचाई हमें दी है, शंकु की रेडियस निकालनी है। तो देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां पर ये आ गया 4 गुणा। अब देखो यहां पर 6 का क्यू 216 होता है और 4 का क्यू 64 होता है। तो 216 में से 64 घटाएंगे तो 152 बचेगा। तो इसका मतलब यहां पे 152 बराबर ये कितना है आर स्क्वायर गुणा 38। 19 अट्ठे 152 और 19 दूनी 38 और 2 से कटेगा ये कितने बार 4 बार। तो इसका मतलब है आर स्क्वायर का मान आ गया वो 4 चौका 16। तो शंकु की जो रेडियस आई वो कितनी आई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी 12 सही 4/5 दिनों में तथा सी 32 दिनों में कर सकता है। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों तक चला। देखिए ए किसी कार्य को 16 दिनों में, भाई 2015 में एग्जाम हुआ था तो 2015 के हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के हैं। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी करता है 12 सही 4/5 दिन में। अगर बी 12 सही 4/5 दिन में करता है तो इसका मतलब है 12 पंजे 60 और 4 64/5। बी करता है 12 सही 4/5 तो 64/5 हो गया। और सी करता है 32 दिनों में। तो यहां से अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16, 64 और 32 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 64। हमने मान लिया कि काम कितना है 64 यूनिट। 16 का भाग देंगे 64 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो ए की इफिशियंसी आ गई 4। 64 का 64 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की इफिशियंसी आ गई 5। 32 का भाग 64 में देंगे 2 बार जाएगा, सी की इफिशियंसी आ गई 2। हमें तीनों बंदों की इफिशियंसी पता चल गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। हमने मान लिया ये टोटल वर्क है। तो पहली कंडीशन में तीनों ने काम शुरू किया था तो पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे थे और तीनों ने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब है इन तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, यहां से यहां तक 4 दिन तक। कितने दिन तक काम किया बच्चों 4 दिन तक। इसके बाद ए हट गया यहां पे, तो आगे काम किसने किया होगा बी और सी ने। आगे काम किया होगा बी और सी ने। बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब देखो यहां पर बी ने भी काम छोड़ दिया है। लास्ट में कौन रह गया है सी। लास्ट में कौन रह गया है सी।
तो लास्ट के 3 दिन काम किसने किया है? सी ने, क्योंकि 3 दिन कार्य जब समाप्त हुआ, जब यहाँ पे कार्य फिनिश हुआ तो कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? बी ने भी काम छोड़ दिया। देखो यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया था 4 दिन बाद, तो यहाँ पे कौन रहेगा? बी प्लस सी, बी प्लस सी। अगर यहाँ पे हम लास्ट के 3 दिन बी को और काम करा दें, भाई देखो सुनो, ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया था, अगर क्वेश्चन में से हम ए को हटा दें, अगर यहां से अगर हम ए को हटा दें, मतलब ए के 4 दिन का काम घटा दें, तो यहां पर क्या रहेगा? बी प्लस सी, यहां पर भी क्या है? बी प्लस सी। और लास्ट में अगर हम बी से 3 दिन और काम करा लें तो इसका मतलब है पूरा काम किसने किया होगा? बी प्लस सी ने। तो हम ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे ए ने 4 दिन काम किया था, तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 की क्षमता से 4 दिन में कितना काम कर गया? ए 16 यूनिट। तो इसका मतलब है हमने 16 यूनिट काम ए का इसमें से हटा दिया। अब जो बाकी काम है वो किसने किया है? पूरा बी और सी ने। लेकिन बी लास्ट के 3 दिन पहले चला गया था, तो बी का 3 दिन का काम इसमें जोड़ दें, तो बी की क्षमता कितनी है? 5, और 3 दिन में कितना किया वो करेगा? बी 15 यूनिट और इसमें जोड़ दें। तो अब जो टोटल काम है वो कितना है? 64 यूनिट में से 16 और 15 माइनस 1 बचेगा, कितना रह जाएगा? 63 यूनिट। अब 63 यूनिट जो काम है वो पूरा किसने किया है? किसने किया है? बी और सी ने। तो इसका मतलब है बी प्लस सी 63 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे? तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 और 2 7, 7 का भाग दे देंगे 63 में, आंसर आ जाएगा 9 दिन। तो इसका मतलब है कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगा? 9 दिन। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 लीटर यौगिक में रसायन ए 10% है, उसमें कितना रसायन ए और मिलाया जाए कि नए यौगिक में ए 20% का हो जाए? भाई टोटल कितना है? टोटल जो मिक्सचर है वो 40 लीटर है। कितना है? 40 लीटर। अब इसे 40 लीटर में ए 10% है, एक रसायन ए और एक कितना? ए एक बी। तो ए अगर 10% है तो बी कितना होगा? 90%। अगर दोनों का रेशियो बनाएंगे काट के तो यहां से आ जाएगा 1:9। आगे कहा है उसमें कितना रसायन ए मिलाया जाए, मतलब उसमें ए रसायन मिलाया गया है कुछ, उसमें कितना ए रसायन मिलाया जाए ताकि नए यौगिक में ए 20% हो जाए। अगर ए 20% हो जाएगा नए यौगिक में तो बी कितना रह जाएगा? 80%। भाई टोटल जो मिक्सचर होगा वो तो 100% ही रहेगा। तो यहां से इसको काटे तो कितना आया? 1:4। ये ए रसायन है और ये कौन सा है? बी। तो हमने ए अगर मिलाया है, भाई ए बढ़ाया है हमने, तो बी जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। हमने ए में चेंज किया है, बी में कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब है बी जो रसायन था पहले वही रसायन अब होगा बी। तो इसका मतलब है बी समान होना चाहिए। तो बी को समान करने के लिए यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। तो यहां पे कितने से करना पड़ेगा? 9 से। तो इसका मतलब है जो ए रसायन था पहले कितना था? 4, और अब कितना हो गया? 9। 9 एकम 9। बी रसायन पहले कितना था? 9 चौका 36, और अब भी कितना है? 36। क्लियर है? तो यहां पर जो टोटल जो मिक्सचर था वो पहले 40 लीटर था, और ये कितना है? 9 चौका 36 और 4 40। इसका मतलब है पहले 40 यूनिट ही था, और किसके बराबर है? 40 लीटर के। भाई 4 और 9 चौका 36, 40 लीटर ही था पहले। 40 से 40 कट गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 लीटर। कितना मिलाया गया है? ये 4 से कितना गया? 9, तो कितना मिलाया गया? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मतलब 5 लीटर। तो आंसर आ जाएगा 5 लीटर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की औसत वार्षिक वर्षा 1990, 1991 तथा 1992 वर्षों के आंकड़ों पर 70 सेंटीमीटर हुई। 1989, 1990 और 1991 वर्षों के आंकड़ों पर औसत 65 सेंटीमीटर वर्षा हुई। 1992 के लिए वास्तविक वर्षा 60 सेंटीमीटर हुई। 1989 के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर वर्षा हुई? देखो यहाँ पे हमें 4 सन दिए हैं, एक 1989, एक 1990, एक दिया 1991 और एक दिया हमें 1992। तो 1989, 1990 और 1991 पर एवरेज जो वर्षा हुई है वो 65 सेंटीमीटर हुई है। 1989, 1990 और 1991 तीनों पर कितनी एवरेज वर्षा हुई है? 65। और जबकि 1990, 91 और 92 पे जो एवरेज वर्षा हुई है वो कितनी हुई है? 70 सेंटीमीटर। कितनी हुई है? 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? और हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 1992 में 60 सेंटीमीटर है। 1992 की वर्षा जो दी है वो दी है 60 सेंटीमीटर। हमसे पूछिए कि 1989 में कितनी वर्षा हुई थी।
तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखें भाई, 1989 और 1992 का अगर हम डिफरेंस निकाल, देखो 1989, 90 और 91 का सम निकाल सकते हैं, यहां से एवरेज दिया है हमें, और ये भी हमें क्या दिया है, एवरेज। भाई 1989, 1990 और 1991 का सम निकाल सकते हैं हम। चलो मैं पूरा समझाता हूं, वैसे शॉर्ट भी हो जाएगा, पहले शॉर्ट समझ लेते। देखो सुनो शॉर्ट कैसे करते हैं। 1989 और 1992 का जो डिफरेंस आएगा डायरेक्टली, 1989 और 1992 का डिफरेंस वो आ जाएगा सीधे सीधे, ये टोटल जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 70। भाई 3 संख्याएं, टोटल कितना हो जाएगा सम, 3 गुणा 70, और इसमें से घटा देंगे ये शुरुआत वाला 3 गुणा 65। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा 3 गुणा, 3 कॉमन ले लेंगे, 70 से 65 गया तो 5, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितने सेंटीमीटर का आएगा, 15 सेंटीमीटर का। 1989 और 1992 की जो वर्षा है उसमें डिफरेंस कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है 92 में जो वर्षा हुई है 60 सेंटीमीटर हुई है, तो 1989 में कितनी हुई होगी, 45 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां पर ये 1992 माइनस 1989 आएगा। अगर इसको हम पूरा करें, पूरा देखें सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले हम निकालें यहां पे 1990, 91 और 92। 1990 प्लस 1991 प्लस 1992, इन तीनों सालों का अगर मैं सम निकालूंगा तो कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, 70, तो सम कितना हो जाएगा, 3 गुणा 70। ठीक है, अब 1989, 1990 और 1991, 1989 प्लस 1990 और प्लस 1991, इसका अगर मैं सम निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3 गुणा 65। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो यहां पर क्या होगा, वो 1990 कट जाएगा और 1991 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 1992 माइनस के 1982, और इधर कितना आएगा, 3 गुणा 70 में से 65 घटाएंगे, माइनस ही तो कर रहे हैं, ये लाइन हमने डायरेक्ट लिख दी थी पिछले सॉल्यूशन में। तो 1992 में कितनी वर्षा हुई है, 60, माइनस 1989 मान लिया x बराबर ये 3 गुणा 70 में से कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो यहां से x का मान कितना आ गया, 45। तो शॉर्ट ध्यान रखें हमेशा, 1990 कट जाएगा और 91 कट जाएगा, तो 89 और 92 रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है 14/33, दूसरा दिया है 8/15, तीसरा दिया है 7/13 और चौथा दिया है 11/13। तो हमसे पूछा है इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो यहां पर अगर हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें तो 33 का भाग सब पे 0 बढ़ा लें हम, तो देखो यहां पे 0 बढ़ाएंगे 70 हो जाएगा, तो 13 पंजे 65, तो इसका आएगा 0.5। अगर इसमें भाग देंगे 0 बढ़ा के तो 13 अट्ठे 104, तो यहाँ पे आएगा 0.8। अगर यहाँ 0 बढ़ा ले 15 का भाग 80 में देंगे, 15 पंजे 75, और इसको 140 माने तो 33 का भाग 140 में देंगे तो 4 तिया 12 की 2 आंसू, 4 तिया 12 और 1 13, तो ये जा रहा है 0.4 बार। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 14/33। भाई जिसका सबसे कम आएगा वही आंसर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 14/33। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है, लंबाई तथा चौड़ाई बराबर है एवं ऊंचाई 4 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। एक कमरा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, तो भाई कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2l प्लस b गुणा h। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 128, कितना दिया है 128। अच्छा इसमें ऊंचाई और दिया हमें कमरे की 4 मीटर, ऊंचाई 4 दी है, तो यहां पर 2l प्लस b गुणा 4 बराबर कितना, अच्छा लंबाई चौड़ाई के बराबर है, सॉरी देखो सुनो क्वेश्चन में कहा है कि लंबाई चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई कितनी दी है हमें 4, लंबाई चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई 4 है, तो फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, l इंटू बी पूछ रहा है। तो देखो 2 इंटू यहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो l प्लस l कितना हो जाएगा 2l, ऊंचाई कितनी है 4, बराबर कितना है 128। तो देखो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 8 एकम 8, चलो ये पूरा ही कट जाएगा, देखो सुनो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128, तो इसका मतलब है l कितनी आ गई 8। अगर l 8 है तो b भी 8 हो जाएगा, तो कमरे का जो फर्श है, कमरे का जो फर्श होगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो l इंटू बी बराबर आ जाएगा 8 गुणा 8 बराबर 64।
तो कमरे का जो फर्श का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 64 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर 50 सेकंड में दौड़ सकता है, बी विपरीत दिशा में दौड़ता है और ए को प्रत्येक 10 सेकंड में मिलता है। रास्ते के चारों ओर दौड़ने का बी का समय सेकंड में कितना है? देखिए सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे मान के चले दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं तो ए तो ऐसे जाएगा, ठीक है, लेकिन बी उसके विपरीत दिशा में चलेगा। तो इसका मतलब है बी कैसे चक्कर लगाएगा? बी ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक है। उसने कहा है कि ए 50 सेकंड में पूरा चक्कर लगा देता है, ये पूरा 50 सेकंड में, और ए को बी विपरीत दिशा में दौड़ता है और हर 10 सेकंड में ए को मिलता है। देखो भाई, ए 10 सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी चला होगा। मैंने मान लिया जैसे ए यहां से चला 10 सेकंड में, ए इतना चला, ए कितना चला 10 सेकंड में इतना, ठीक है। और ए पूरा चक्कर कितने सेकंड में लगा देता है? 50 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ, ये जो जगह बची है ना, शेष जो रिमेनिंग जगह है ये वाली, इसको चलने में ए कितना समय लगाता है? इसको चलने में ए लगाता है यहां से यहां तक, अभी ए कितना सेकंड और लगाता? 40 सेकंड। भाई क्वेश्चन में दिया है कि ए पूरे सर्किल का चक्कर लगाने में 50 सेकंड लेता है, तो ए 10 सेकंड चला है तो बच्चे कुछ को 40 सेकंड में लगाएगा, तभी तो 50 सेकंड लेगा ए। लेकिन ए 10 सेकंड में जितना चला है ना, तो वो बी को हर 10 सेकंड में मिलता है। तो इसका मतलब है बी जब यहां से चलना शुरू करेगा तो वो 10 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा? बी 10 सेकंड में यहां पे आ जाएगा। ए 10 सेकंड चलेगा तो बी को हर 10 सेकंड में ए मिलेगा। तो इसका मतलब है ए 10 सेकंड में जितनी दूरी चल रहा है तो बी कितनी दूरी चल जाएगा? इतनी चल जाएगा 10 सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ, ए जिस दूरी को 40 सेकंड में तय करता है, मतलब ए जिस दूरी को 40 सेकंड में तय करता है, बी उसी दूरी को कितने सेकंड में तय कर लेता है? 10 सेकंड में। तो इसका मतलब है अगर दोनों के टाइम का रेशियो देखें, ए और बी का, तो ए इस दूरी को यहां से लेकर यहां तक दूरी को ए कितने सेकंड में तय करेगा? 40 सेकंड में। तो ए जिस दूरी को 40 सेकंड में तय करता है, बी उसी दूरी को कितने सेकंड में तय कर लेता है? 10 सेकंड में। तो दोनों के टाइम का रेशियो कितना आ गया? 4:1। अच्छा, ए पूरा सर्किल कितने सेकंड में लगाता है? 50 सेकंड में। तो बी का पूछा है, तो ए कितने, यहां पे ए का जो टाइम है वो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मतलब 50 सेकंड। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, बी का टाइम आ जाएगा, तो 50/4 आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2 सेकंड। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में दिया है, पाइप में पानी के बहाव की दर पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रम अनुसार बदलती है। 4 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइपों में पानी के बहाव का अनुपात क्या होगा? भाई क्वेश्चन में कहा है पानी का जो फ्लो ऑफ वाटर है वो पाइप की त्रिज्या के वर्ग के उल्टे व्युत्क्रम अनुपात बदलती है। तो फ्लो ऑफ वाटर है ना, पानी का जो बहाव है, फ्लो ऑफ वाटर, वो किसके बराबर है? वो पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। तो पाइप की त्रिज्या मैंने r मान ली, मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है जो पाइप की त्रिज्या है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। ठीक है भाई, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है जो पानी का जो बहाव है ना वो पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। तो फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपाती 1/r²। तो यहां पर पाइप की जो रेडियस दी है वो 4 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर दी है। तो इसका मतलब है r की जो वैल्यू दी है हमें 4 सेंटीमीटर और कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। अगर रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा? 2:1। अच्छा, r² निकाले क्योंकि यहाँ पे r² दिया है, तो r² कितना आ जाएगा? वही 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो r² का मान 4:1 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है फ्लो ऑफ वाटर का रेशियो बताओ। तो फ्लो ऑफ वाटर का जो रेशियो आएगा वो कैसा होता है? इसका रेशियो इसका उल्टा होता है r² का, तो उल्टा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा 1:। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनमीटर ठोस को 25 सेंटीमीटर के घनों में काटकर उन्हें एक सीध में एक के ऊपर एक रखकर सीधी लाइन बनाई जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? मतलब एक घन दिया है, मैं यहां पे एक ठोस दिया है, एक ठोस घन, और इसका जो वॉल्यूम दिया है वो हमें दिया है 1 घनमीटर। कितना दिया है? 1 घनमीटर। अगर इसका वॉल्यूम 1 घनमीटर है, 1 मीटर क्यूब,
तो हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो साइड का क्यू होता है। तो मान लीजिए इसकी जो ईच साइड है वो कितनी है, ए। तो ए का क्यू बराबर कितना है, 1। तो यहां से ए बराबर भी कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब है इस जो घन की जो साइड है, जो बड़ा घन है उसकी जो साइड है वो ए बराबर कितनी हो गई, 1 मीटर। अच्छा, इस घन को हमें काटना है 25 सेंटीमीटर के छोटे घनों में। तो छोटे, ये तो हो गई बड़े घन की साइड। बड़े घन की जो साइड हो गई वो कितनी हो गई, 1 मीटर। और छोटा जो घन बनाना है वो हमें, तो उसकी जो साइड दी है वो कितनी दी है, छोटे घन की साइड दी है 25 सेंटीमीटर। तो देखो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो देखो जब किसी बड़े घन से छोटे घन बनाए जाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एन क्यू। क्या होता है, एन क्यू। तो सबसे पहले एन का मान कैसे निकालते हैं, तो एन का मान कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग देते हैं। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 100, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 25। तो 25 का भाग 100 में देंगे तो एन का मान 4 आ जाएगा। कितने घन बनेंगे छोटे, तो उसका फॉर्मूला होता है एन क्यू। तो एन क्यू का मतलब हो जाएगा 4 का क्यू। 4 का क्यू कितना होता है, 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले घन को अगर हम 25 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटेंगे तो ऐसे घन कितने बनेंगे, 64। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इन सभी घनों को एक सीध में एक के ऊपर रखा जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। एक सीधी लाइन बनानी है हाइट में। तो देखो यहां पर क्या करना है हमें, जो छोटे घन बने हैं ना 25 सेंटीमीटर वाले, ऐसे 64 घन बने हैं। तो हमें 64 घनों को एक के ऊपर एक रखना है ऐसे। अगर हम ऐसे 64 घनों को एक के ऊपर एक रख के सीधी लाइन बनाए ऐसे, तो ऐसे करके 64 घन है। तो इस लाइन की हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो यहां पर एक घन की जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर है और ऐसे घन कितने हैं, 64। तो इसका मतलब है जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 64 गुणा 25 सेंटीमीटर में आएगा ये। अगर हमें मीटर में, देखो आंसर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सभी मीटर में। तो मीटर में लाने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का। या देखते हैं ये कितना आएगा, या फिर इसको पॉइंट में लिख लें। 25 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर। तो मीटर में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 64 गुणा 0.25। तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 की शून्य हासिल 0, और 25 छिक्का 150, 25 चौका 100 की शून्य हासिल 10, और 25 छिक्का 150 और 10 कितना हो जाएगा, 160। और 2 अंक घटा के 10 लगा जाएंगे। तो उस घन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 16 मीटर। तो इस प्रकार जब ऊपर घन के ऊपर घन रखेंगे तो उसकी जो हाइट आएगी वो 16 मीटर आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो देखो यहाँ पर रेलगाड़ी जब किसी पुल को पार करती है, जैसे मान के चलें रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, तो ये पुल है और जो पुल की जो लेंथ दी है, ब्रिज को पार कर रही है रेलगाड़ी। तो इस ब्रिज की जो हमें लेंथ दी है, इस ब्रिज की जो लेंथ है और वो है 180 मीटर। तो इस पुल की जो लंबाई दी है हमें वो कितनी दी है, 180 मीटर। जब इस रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी, तो देखो रेलगाड़ी जब इस पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी ऐसे करके इस पुल को पार करेगी। तो रेलगाड़ी का जब तक लास्ट वाला डिब्बा यहां पर नहीं होगा तब तक पुल पार नहीं होगा। तो इसका मतलब है रेलगाड़ी को अपनी लेंथ के बराबर और चलना पड़ेगा। और रेलगाड़ी की जो लंबाई दी है क्वेश्चन में वो कितनी दी है, रेलगाड़ी की लंबाई 420 मीटर। तो इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 420 मीटर ट्रेन। तो रेलगाड़ी जब ब्रिज को पार कर रही है तो उसको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है, 180 प्लस के 420 बराबर 600 मीटर। तो रेलगाड़ी 600 मीटर के ब्रिज को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 600, और चाल कितनी है, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर बटे सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18। तो ये आ जाएगा 600 गुणा 18 बटे 80 गुणा 5। तो देखो यहाँ पर 400 हो रहा है, ये 400 काटेंगे यहाँ पे, 200 दिया 600 और 200 दूनी 400, और 2 से काटेंगे 9 बार तो आंसर आ जाएगा 27 सेकंड। तो इसका मतलब है रेलगाड़ी इस ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगी, 27 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योगफल और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि एक संख्या 111 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन में हमें दिया है
कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया है हमें, दो संख्याओं के लासा और मासा का सम दिया है 592, और लासा और मासा का जो डिफरेंस दिया है वो हमें दिया है, लासा और मासा का डिफरेंस 518। देखो क्वेश्चन में हमें उल्टा दिया है मासा और लासा का डिफरेंस, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो लासा होता है वो मासा से बड़ा होता है, इसीलिए एलसीएम माइनस एचसीएफ लिखना पड़ेगा। देखो जब दो संख्याओं का ऐड दिया हो और दो का सब्ट्रैक्ट दिया हो तो हमेशा ध्यान रखें एलसीएम की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, जोड़ के आधा करेंगे तो 2 और 8 10 की शून्य हासिल 1, 10 और 1 11 की शून्य हासिल 1, 6 और 5 11, 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो एलसीएम कितना आ गया 555। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब है घटा के आधा कर देंगे, तो 12 से 8 गया तो 4 और 8 से 1 गया तो 7, 74/2 कितना आएगा 37, तो इसका मतलब है एचसीएफ कितना आ गया 37। तो यहां पर हमें दिया है आगे एक संख्या 111 है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा पढ़ा होगा आपने, दो संख्याओं मतलब दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो पहली संख्या हमें कितनी दी है 111, दूसरी हमसे पूछ रहा है एचसीएफ कितना है 37, एलसीएम कितना है 555, तो 111 से 555 काटेंगे 5 बार कटेगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 185। अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता 72 रुपये प्रति 250 ग्राम एवं 80 रुपये प्रति 250 ग्राम मूल्य की चाय की दो किस्मों को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को 84 रुपये प्रति 250 ग्राम की दर से बेचता है तो उसका परसेंट लाभ कितना होगा। देखो 72 रुपये पर 250 ग्राम, 80 रुपये पर 250 ग्राम में खरीदा और 84 रुपये पर 250 ग्राम में बेचा। इसका मतलब यह है कि जो क्वांटिटी हमें 250 ग्राम दी है वो हर जगह इक्वल है, तो इससे इस क्वांटिटी की हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे दिया हमें, पहले देखो क्वांटिटी जो मिलाई उसने वो 5:3 के अनुपात में मिलाई, तो जो सीपी होगा वो कितने के रेशियो में होगा 5:3 में। 5:3 में जब इसको मिलाएगा तो दोनों को जब मिलाएगा, इन दोनों रेशियो को जब मिलाएगा तो एसपी कितना आएगा 8। भाई 5 यूनिट और 3 यूनिट को मिलाएगा तो वो कितना बन जाएगा 8 यूनिट। तो 5 यूनिट वाली जो चाय है उसका भाव है 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 5 यूनिट वाली का भाव 80 है तो 5 गुणा 80 हो जाएगा इसका प्राइस, और प्लस 3 यूनिट वाली का जो भाव है वो कितना है, 3 यूनिट वाली का जो भाव है, सॉरी 5 यूनिट वाली का 72 ग्राम, 72 रुपये प्रति ग्राम, तो 5 यूनिट वाली का 72 है और 3 यूनिट वाली का जो भाव दिया है वो दिया है 80 रुपये। कितना दिया है 80 रुपये। तो यहां से अगर हम सीपी चलो देखो एसपी जब इन दोनों को मिलाएगा तो बेच रहा है उसको 84 रुपये प्रति 250 ग्राम, तो इसका मतलब है 8 यूनिट को कितने में बेच रहा है 84 के हिसाब से। हमेशा ध्यान रखें, देखो जब प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो बनाएं, क्योंकि रेशियो से संख्याएं आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो देखूं तो देखो 4 से ये कितनी बार कटेगा 18 बार, 4 से ये कितनी बार कटेगा 20 बार, और 4 से ये कितनी बार कटेगा 21 बार। ठीक है, अगर हम इसको आगे काटें देखो 3 से कटेगा ये 3 बार, 3 से कटेगा ये 6 बार, और 3 से ये कितने बार कटेगा 7 बार। तो यहां से देखो 5 6 के 30 और 30 और 20 कितना आएगा 50, और ये आ जाएगा 8 7 56। इसका मतलब है सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 50:56। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 100:112। तो इसका मतलब ये है कि भाई 100 रुपये पर होने वाला लाभ या हानि, लाभ परसेंट या हानि परसेंट कहलाता है। तो 100 से 112 कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा 12% का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का परिमाण समान हो जाता है। उस मिश्रण में दूध का परिमाण क्या है। एक मिश्रण में हमें दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो, और मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दिया है 3:2। एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 3:2। अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो इसका मतलब है मिश्रण में वाटर मिला दिया 4 लीटर। तो आगे बोला है क्वेश्चन में, तो दूध और पानी का परिमाण समान हो जाता है, मतलब दूध और पानी का जो रेशियो है वो बराबर हो जाता है, तो 1:1।
तो देखो यहाँ पे वाटर मिलाया गया है, तो इसका मतलब है मिल्क समान होना चाहिए। भाई बर्तन में जैसे वाटर अगर हम मिला रहे हैं तो जितनी दूध की मात्रा पहले थी उतनी अब होनी चाहिए, तो इसका मतलब है दूध को समान कर लेंगे। समान करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 यूनिट था वाटर पहले, अब कितना हो गया 3, तो कितना मिलाया गया है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 4 लीटर के। तो इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर के बराबर है। तो हमसे पूछा है दूध का परिमाण कितना है, तो दूध कितना है 3 यूनिट, और 3 चौका कितना आ जाएगा आंसर 12 लीटर। तो उस दूध का जो परिमाण है वो कितना है 12 लीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि n वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यह धनराशि 4 गुनी कितने वर्षों में होगी। देखो चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 1 से कितनी हो जाती है 2, 1 से 2 हो जाती है कितने सालों में n सालों में, और हमसे पूछा है 4 गुनी कितने सालों में हो जाएगी। भाई 1 से 2 हुई, 1 से 2 गुनी हुई कितने सालों में n सालों में, तो अगले n सालों में ये फिर 2 गुनी हो जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगी 4। तो इसका मतलब है टोटल टाइम कितना लगा, टाइम लगा टोटल n, और n कितना हो जाएगा 2n ईयर्स। कितने आसान क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा 2n वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे का बहाव है, वह नदी में कुछ दूरी के लिए बहाव की ओर चलती है और वापस आती है। नाव की चक्कर लगाने की औसत गति और स्थिर पानी में गति का अनुपात कितना है। भाई बोट की जो स्थिर पानी में स्पीड है, देखो मान के चलो ये वाटर भरा हुआ है, तो बोट की जो स्पीड दी है, बोट की जो स्पीड दी है वो दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर। और जो वाटर की स्पीड दी है वो वाटर की स्पीड कितनी दी है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो नाव कुछ दूरी वाटर की दिशा में, जैसे मान के चलो पानी का बहाव ऐसे है, पानी का बहाव ये वाटर का बहाव, अगर बोट पहले पानी की दिशा में जाएगी तो इसका मतलब है स्पीड जुड़ जाएगी। तो पानी के बहाव की दिशा में मान लिया मैंने x, तो कितना हो जाएगा b + w, तो 20 और 5 25। पानी के बहाव की दिशा में कुछ दूरी आती है और फिर कुछ दूरी वापस आती है बोट, मतलब पानी के बहाव की दिशा में कुछ दूरी आती है और फिर वापस आती है, तो वापस आएगी तो उस स्पीड को मान लिया मैंने y, तो दोनों की स्पीड घट जाएगी। भाई पानी के बहाव में स्पीड घट जाएगी, बोट की स्पीड कितनी है 20, वाटर की कितनी है 5, तो कितनी रह जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे कह रहा है भाई जो नाव कुछ दूरी गई फिर वापस आई उसकी एवरेज स्पीड और शांत जल में पानी का अनुपात, रेशियो पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि नाव की चक्कर लगाने की औसत गति और स्थिर पानी में गति। तो देखो नाव की जो गति है ना, जो पानी में गई है फिर वापस आई है, इसकी हमें एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2x y/x + y। इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2x y/x + y। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 25 × 15/25 + 15 कितना हो जाएगा 40। तो एवरेज स्पीड आई, नाव की आने जाने की एवरेज स्पीड आ गई 2 × 25 × 15/40। इसका जो हमें रेशियो पूछा है वो नाव की स्थिर गति से पूछा है, स्थिर जल में नाव की गति। तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी थी 20, तो इसका और इसका हमें रेशियो पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 × 25 × 15/40 रेशियो 20। तो देखो ये 5 से कटेगा 5 बार और ये 5 से कटेगा 4 बार, और 2 से ये कितने बार कटेगा 2 बार, और 5 से ये कितने बार कटेगा 8 बार। तो अनुपात आ जाएगा 15:8 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने चकबंदी लेखपाल के 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी 23 क्वेश्चन और बकाया हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।